नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स? व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, माइक्रोब्स मतलब क्या, ये पूछा है। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नेकेड आइज से, हमें सिंपल आइज से नहीं दिखाई देते, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखना पड़ता है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, उनके नीचे ही वो दिखाई देते हैं। इसके कारण उन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, ठीक है। उसके बाद, हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स? माइक्रोब्स कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको कि माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, उसके नीचे माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया जाता है। भारत में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ज्ञान बहुत पहले से है। जो जैन धार्मिक ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ, उनमें जो है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC के है, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मतलब हमें तब से हमें पता है इनके बारे में। You are familiar with different types of microbes which are all around us but cannot be seen with our eyes। देखिए, हमारे हवा में, पानी में, सभी मतलब चीज़ों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते। इन व्हाट वे आर दे रिलेटेड टू अवर एवरीडे लाइफ? देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, उनका हमें यूज होता है। और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, हमें वो बीमारियां करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लैक्टोबैसिलाई। देखिए, ये एक बैक्टीरिया है। लैक्टो मतलब मिल्क और बैसिलाई यानी रॉड। दूध में होने वाले रॉड शेप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं लैक्टोबैसिलाई। देखिए, यहाँ पर लैक्टोबैसिलाई का फोटो दिया है। ये रॉड शेप के है, ये रॉड शेप के, ठीक है। तो ये जनरली दूध में और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे दही हो वगैरह, उसमें। स्मीयर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड। देखिए, एक ग्लास स्लाइड लेने के लिए कहा गया है, उस पर एक छाछ की बूंद लेनी है। छाछ यानी मराठीत त्याला ताक म्हणतात, ताकाचा एक थेंब घ्यायचा। स्टेन इट विथ मिथिलीन ब्लू एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट। देखिए, जो माइक्रोब्स होते हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो ऐसे नहीं दिखाई देते, उन्हें कुछ कलर करना पड़ता है। कोई डाई या स्टेन बोलते हैं उससे, कलर को। तो मिथिलीन ब्लू नाम का एक डाई है, स्टेन है, तो वो उसका एक ड्रॉप डालना पड़ता है। तब वो क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स कलर कैप्चर कर लेते हैं, अपने बॉडी पर लगते हैं, उनके बॉडी पर लगता है, और वो विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। इसलिए वो स्टेन्स होते हैं। और उस पर कवर स्लिप रखनी है, यानी छोटी कांच का टुकड़ा होता है। Observe the smear under the 10x objective of compound microscope and then with the more powerful 60x objective। देखिए, बहुत तरह के लेंसेस होते हैं। 10x यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके नीचे रखी है वो 10 टाइम्स बड़ी दिखती है। उसके नीचे के लेंस एडजस्ट किए जा सकते हैं। 10x होते हैं, 40x होते हैं, 60x होते हैं, 100x होते हैं। तो 10x यानी 10 टाइम्स बड़ी दिखती है, 10 गुना बड़ी दिखती है वो इमेज। और 60x यानी 60 टाइम्स बड़ी दिखती है इमेज। डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? तो उसमें कुछ मूव करते हुए ब्लू कलर के रॉड शेप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। दे आर लैक्टोबैसिलाई, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। वो एक तरह के बैक्टीरिया है जिन्हें लैक्टोबैसिलाई कहा जाता है। दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। वो बहुत ही छोटे होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। Lactobacilli are anaerobic bacteria, that is they can produce energy without the use of
ऑक्सीजन। देखिए एनारोब का मतलब हमने पिछले चैप्टर में देखा है, एरोब्स मतलब जो ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एरोब्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोब्स यानी विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं एनारोब्स। तो ये जो है लैक्टोबैसिलाई वो एनारोब्स है, यानी विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो दो तरह के रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में डिटेल आपको 10वीं कक्षा में है। हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस प्रोसेस। तो ये जो है आगे दिया ही है, तो हम पढ़ते हैं। द लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं वो क्या करते हैं, जो लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज टाइप की एक शुगर होती है दूध में, अगर आपने सिर्फ दूध पिया हो, ठंडा दूध, तो वो थोड़ा सा स्वीट लगता है, तो वो इस शुगर के कारण लगता है, लैक्टोज शुगर के कारण। तो लैक्टोज शुगर जो है वो लैक्टोबैसिलाई लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कर देती है। तो ये याद रखिए, जो बहुत से एसिड्स होते हैं, मैक्सिमम एसिड्स जो होते हैं वो सार होते हैं टेस्ट में, यानी खट्टे होते हैं, आम्बट। तो लैक्टिक एसिड जो दही बन जाता है वो खट्टा होता है। टार्टारिक एसिड यानी जो इमली में होता है, चिंच, वो भी खट्टी होती है। साइट्रिक एसिड यानी नींबू में जो होता है, संतरे में जो होता है, वो भी नींबू खट्टा होता है। तो जनरली एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं लैक्टोबैसिलाई, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट द pH ऑफ मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। देखिए दूध में जो प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क प्रोटीन्स जो होते हैं, उनका कोएगुलेशन होता है, यानी दूध में जो इमल्सिफाइड होते हैं, इमल्सिफाइड फॉर्म में, यानी वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, तो वो दूध में जो सस्पेंडेड होते हैं वो अलग हो जाते हैं दूध से, और छोटे छोटे गोले बनकर वो नीचे जमा होने लगते हैं, और वो पानी से अलग हो जाते हैं, यानी पानी ऊपर जमा हो जाता है और उसके छोटे छोटे जो ग्रुप है मॉलिक्यूल्स के, वो नीचे जमा हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन। और पीएच जो है उसका कम हो जाता है, यानी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उतना वो सब्सटेंस एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना वो बेसिक होता है। ठीक है। और अगर 7 हो, 1 to 14 की स्केल होती है पीएच स्केल, 1 से लेकर 14 तक, और 7 जो होता है, 7 अगर वैल्यू है पीएच की, तो वो न्यूट्रल होता है, यानी एसिडिक भी नहीं और बेसिक भी नहीं। और 7 से कम हो, जितना कम हो उतना वो एसिडिक होता है, और 7 से जितना ज्यादा हो उतना वो बेसिक होता है। तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है दूध की और उसमें एसिडिक हो जाता है वो। Thus मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। तो ये जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो दूध के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे पानी वगैरह होता है तो उनसे अलग हो जाते हैं और वो नीचे जमा होने लगते हैं। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। तो ये प्रोसीजर होती है जब दूध रूपांतरित होता है दही में। योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सॉर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो दही को जो खट्टी टेस्ट आती है, स्वाद जो खट्टा होता है, वो एक लैक्टिक एसिड के कारण होता है। द लो पीएच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। जब ये पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है तब दूध में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो सह नहीं पाते, वो एसिडिक नेचर, उसके कारण वो मर जाते हैं, बाकी के जो माइक्रोब्स होते हैं वो। यूज योर ब्रेन पावर। अभी यहां पर जो क्वेश्चंस है पूछे गए उनके आंसर्स आगे दिए हैं, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ता हूं, आपको आंसर्स आगे चलकर पता चल जाएंगे। व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइस यू टू हैव योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, आपका अगर पेट खराब है, अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है तो दही खाने को बोलते हैं या छाछ पीने को बोलते हैं, ताक। तो वो क्यों कहते हैं, उसका आंसर आगे पता चलेगा आपको। Sometimes yogurt becomes bitter and froths up. Why does this happen? योगर्ट जो है, दही कभी कभी अगर बहुत पुराना हो दही तो वो कड़वा हो जाता है और बहुत उस पर फ्रोथ आ जाता है। फ्रोथ यानी मराठीत फेस येणे ज्याला म्हणतात, ठीक है।
झाग झाग आ जाता है ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होते रहती है, पूरा वो लैक्टिक एसिड और ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहते हैं और पीएच वैल्यू और कम होते जाती है, और एक हद के बाद वो खराब हो जाता है दही। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होने के बाद वो कड़वा हो जाता है। Which different milk proteins are obtained at home by fermentation of cream from milk? तो ये भी आपको आगे पता चलेगा। What is mean by probiotic yogurt and other foodstuffs that are popular nowadays? देखिए, प्रोबायोटिक योगर्ट यानी जो बेनिफिशियल, जिसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पेट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक। यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलाई आर एडेड टू दीज ईटेबल्स, खाने योग्य पदार्थ। सच ईटेबल्स आर हेल्दी because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve our immunity। तो Clostridium जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा पेट खराब कर देते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो तकलीफदायक होते हैं, तो उनको वो मार देते हैं लैक्टोबैसिला। तो इसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दिया है यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिला। Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, श्रीखंड etc. can be obtained by fermentation of milk। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, दूध का फर्मेंटेशन करने के बाद, जैसे दही, छाछ, ताक, घी यानी आपको पता है तूप ज्याला म्हणता, चीज आपको पता है, श्रीखंड भी आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें बनाई जा सकती है, पनीर वगैरह। Lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider, cocoa, pickles of vegetables etc. तो लैक्टोबैसिलाई के बैक्टीरिया की मदद से जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर है वो बहुत से चीज़ों में किया जाता है, जैसे साइडर यानी विनेगर होता है, एसिटिक एसिड 4-5% एसिटिक एसिड जो होता है उसका कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे अचार में यूज़ किया जाता है। मतलब जो प्रोफेशनल, जो हम बाहर से खरीदते हैं अचार, उसमें किया जाता है, हमारे घर में जनरली नहीं यूज़ करते, लेकिन ये विनेगर टोमेटो केचप्स में भी उसका यूज़ किया जाता है, साइडर, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह। कोकोआ यानी चॉकलेट का बटर जो बनाया जाता है, अगर आप देखेंगे कोको बटर लिखा जाता है, किसी भी चॉकलेट पर लिखा हुआ होता है, तो वो बनाने के लिए भी कोको बीन्स को फर्मेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये बैक्टीरिया लगते हैं। पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग सब्जियों के जो अचार होते हैं उनके लिए, लोणचं। लैक्टोबैसिला एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो लैक्टोबैसिला और बाकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेनिफिशियल, उनको यूज किया जाता है हमारे पेट की बेचैनियाँ, पेट की बीमारियाँ ठीक करने के लिए। Leaven fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli। फॉडर यानी जो हमारे कैटल जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनका दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, और जो दूध है वो बहुत पौष्टिक बनाने के लिए जो है, जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं फॉडर। तो लीवन फॉडर जो होता है वो बनाने के लिए लैक्टोबैसिलाई की मदद से फर्मेंटेशन किया जाता है, जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है। द लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। कुछ टाइप ब्रेड के जो टाइप्स है, कुछ टाइप्स, उन्हें बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। और वाइन्स यानी वाइन एक मदिरा का एक टाइप है, वाइन अल्कोहल का एक टाइप है, यानी शराब, जो इनसे अंगूर की मदद से बनाई जाती है, उन्हें कहते हैं वाइन, द्राक्ष। फर्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। तो हमने अभी देखा है यहाँ पर, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज होती है, डेयरीज, उसके बाद जो फॉडर इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, और ये विनेगर इंडस्ट्री, चॉकलेट इंडस्ट्री, पिकल इंडस्ट्री वगैरह।
These types of cottage industries and factories can be started in areas with abundant milk production. जहां पर दूध का उत्पादन बहुत अधिक है वहां पर किस तरह के इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है ये पूछा है। तो क्या डेयरी इंडस्ट्री जैसे अमूल है, ठीक है, या विकास है, अमूल गुजरात की है, विकास जो है वो जलगांव की है, आरे है जो मुंबई की है। तो ऐसे बहुत से जो इंडस्ट्रीज है वो बनाई जा सकती है। डेयरी इंडस्ट्रीज जैसे दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, श्रीखंड वगैरह, ये सारी इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन अधिक है।